जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता बात करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार बंधन पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माता सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे। फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास जो कि रहने वाली है आपकी यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी का पार्ट 3। और हम आज की क्लास में अपने इस टॉपिक को खत्म करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो साइबर सिक्योरिटी जो आईटी एक्ट है हमारा, उससे रिलेटेड भी थोड़ी जानकारी हम यहाँ पर ले रहे होंगे। बिल्कुल देवेंद्र जी जुड़ चुके हैं, महेंद्र जी भी जुड़ चुके हैं, ज्योति सिंह, आदित्य, संदीप, तनु, अंकुर, अभिमन्यु, कार्तिकेय, निक्की, ठीक है, पूजा रानी, संबल में अच्छा हूँ, विक्की कुमार, है ना, बहुत बढ़िया। तो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को बहुत ही अच्छे तरीके से। हाँ, अभिषेक और निशा, शुरू करें आप क्लास को। चलिए, तो साइबर सिक्योरिटी हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसमें हम अब यहाँ पर आईटी एक्ट के बारे में जानेंगे, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स के बारे में जानेंगे, और आज की क्लास में इस चैप्टर को पूरी तरह से फिनिश कर रहे होंगे, है ना। मैं अच्छा हूँ, आप सभी कैसे हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं साइबर स्टॉकिंग क्या होती है। तो हालांकि मैं आपको पहले एक बार बता चुका हूँ, बट यहाँ से क्वेश्चन फिर भी पूछे जाते हैं कि साइबर स्टॉकिंग क्या चीज़ है। आपने नाम शब्द सुना होगा साइबर स्टॉकिंग, तो क्या है ये? एक प्रकार का ऑनलाइन उत्पीड़न है, जिसमें किसी व्यक्ति को इंटरनेट या सोशल मीडिया, ईमेल या अन्य डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके बार बार डराने, धमकाने या परेशान करने के लिए ट्रैक किया जाता है। यह व्यवहार किसी की व्यक्तिगत जानकारी को इकट्ठा करने, उसे धमकाने या उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के उद्देश्य से किया जा सकता है। यानी कि कुल मिलाकर के मैं बात करूं, सर मैं भी हूं, बिल्कुल भैया, श्रेया जी भी हैं, रितेश जी भी हैं, आरती जी भी हैं, भारती जी भी हैं, दीपक जी भी हैं, नितिन जी भी हैं, कृष्ण जी भी हैं, ठीक है। अब शुरू करें क्लास को, चलो ठीक है। तो साइबर स्टॉकिंग क्या है? एक प्रकार का ऑनलाइन उत्पीड़न है, जिसमें किसी व्यक्ति का इंटरनेट, सोशल मीडिया, ईमेल या डिजिटल माध्यमों का प्रयोग करके उसे बार बार तुम डरा रहे हो, उसे धमका रहे हो, परेशान कर रहे हो उसे, है ना। तो ये क्या है आपका, कि आप क्या है, चलिए आप क्या कर रहे हैं कि उसे पर्सनली सोशल मीडिया पर मैसेज कर रहे हैं, है ना, उल्टे सीधे, या उसे धमकी दे रहे हैं किसी भी प्रकार की, तो ये हमारा साइबर स्टॉकिंग में आ जाता है। अच्छा, इसके अलावा एक और शब्द होता है साइबर बुलिंग, और ये यूपी पुलिस में पूछा गया। साइबर बुलिंग क्या है जी? साइबर बुलिंग तो फेसबुक या अन्य अन्य सोशल नेटवर्किंग, है ना, फेसबुक या अन्य सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अशोभनीय कमेंट, कैसे कमेंट, अशोभनीय कमेंट, धमकी देना, मजाक बनाना, ये टाइप के जो कमेंट होते हैं हमारे, है ना, धमकी देना, मजाक बनाना, ये हमारे साइबर बुलिंग के अंदर आते हैं, है ना। किसके अंदर आते हैं? साइबर बुलिंग के अंदर आते हैं, ठीक है जी। चलो क्लियर है, यहाँ तक की बात बताएंगे। साइबर बुलिंग क्या है कि जब तुम किसी भी, भैया कोई लड़की है, उसने कोई पोस्ट डाली, आपने उसकी फोटो पर गलत कमेंट कर दिया, गंदा कमेंट कर दिया, वो साइबर बुलिंग के अंदर आएगा, तो जेल हो सकती है, ठीक है। चलो इसके बाद हम आगे देखते हैं की लॉगर्स क्या चीज होती है। की लॉगर्स तो लॉगिन, पासवर्ड और अन्य संवेदनशील जानकारी को प्राप्त करने के लिए आपके पीसी पर आपके द्वारा टाइप की जाने वाली हर चीज का रिकॉर्ड करता है। क्या है कि जो की लॉगर्स है हमारा, ये लॉगिन, पासवर्ड और अन्य संवेदनशील जानकारी को प्राप्त करने के लिए आपके पीसी पर आपके द्वारा टाइप की जाने वाली हर चीज का रिकॉर्ड करता है, ठीक है। यानी कि की लॉगर को आप, मैं अगर एक देसी तो नहीं कहेंगे, एक उदाहरण के साथ बताऊं, तो आप लोगों ने मूवीज देखी होंगी खूब सारी। तो कुछ मूवी में ऐसे देखा होगा, जैसे धूम 3 है, जिनमें चोरी पूरी दिखाते हैं, तो उनमें क्या है कि भैया कोई गेट खोलना है ना, किसी उसके अंदर हीरा रखा है मान लो, तो गेट खोलना है, तो वहां पे कोड डलता है ऐसे करके। अब कोड ससुरा क्या है कि हमें पता ही नहीं है, तो वहां पर क्या किया जाता है ना, वहां पर क्या किया जाता है कि वहां पर ऐसे, मतलब वो क्या करेगा, जो भी एक्टर होगा वहां पर एक पन्नी से चिपकाया जाएगा, फिर जो जो बटन दबाए होंगे, फिर बाद में जाकर के लेके आएगा, उसमें फिंगरप्रिंट बन गए होंगे, और उससे वो उसके कोड को पता कर लेता है। ऐसे सीन शायद आपने देखे हो, है ना। हालांकि बहुत ही भद्दे तरीके से मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, शायद मैं उतना अच्छे से नहीं कर पाया, पर मुझे उम्मीद है कि मैं जो कहना चाह रहा था वो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब ये तो हो गया क्या, थैली वाली को चिपकाना। ऐसे ही की लॉगर होता है साइबर सिक्योरिटी के अंदर। इसमें क्या है कि ये ऑटोमेटिक ऐसा करेगा, इसमें कोई थैली वाली नहीं चिपकी, फिर भी सामने वाले के पास आपने जो बटन दबाए हैं उनकी हरकत पहुंच रही है। क्या है? उनकी हरकत पहुंच रही है। लॉगिन, पासवर्ड और अन्य संवेदनशील जानकारी को प्राप्त करने के लिए आपके पीसी पर आपके द्वारा टाइप की जाने वाली हर चीज को क्या करता है, ये रिकॉर्ड कर रहा होता है। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बताएंगे ये बात समझ में आई कि नहीं आई? की लॉगर जो मैंने उदाहरण दिया, भैया बता दो, मेरा उदाहरण काम का था कि नहीं था, है ना। चलिए आप देखेंगे, इन चीजों से बचने के लिए ही सरकार ने क्या किया है, कुछ कुछ बैंकों ने अप्लाई कर दिया, कुछ नहीं किया। जैसे आप लोग जब क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, जब आप लोग पेमेंट करते हैं तो भैया हमें यहाँ पर नंबर दिए रहते हैं, है ना, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब नॉर्मली क्या होता है कि अगर यहाँ लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ से यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, ऐसे कुछ भी एक्सपेक्टेड, है ना। तो होता क्या है कि मान लो मेरे बगल में, है ना, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मान लो कि बगल में क्या है हमारा, बगल में मेरा कोई व्यक्ति खड़ा है, मैं ऐसे करके देख रहा हूं, तो मैं क्या है कि उसे उन बटनों की उंगलियों से भी समझ करके, क्या है, मैं उन बटनों की उंगलियों से भी समझ करके ये पता कर सकता हूं। अच्छा, इसने ऊपर के लिए किया था, यहाँ से 2 होता है, यहाँ 4 होता है, यहाँ 6 होता है, यहाँ 8 होता है, यानी कि इसका 2 2 6 7 8 ये कोड होगा, और फिर अगर तुक्का लगाया जाए तो तुक्का फिक्स बैठ जाता है। लेकिन अब इससे बचने के लिए क्या कर रहे हैं कि हर बार, जैसे मेरा एसबीआई बैंक में अकाउंट है मान लो, ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं कि जैसे 5 यहाँ होता है, लेकिन एसबीआई वाले 5 यहाँ नहीं देंगे, एक बार यहाँ देंगे, यहाँ 1 नहीं देंगे, यहाँ 2 देंगे, यहाँ 4 देंगे, यहाँ 9 देंगे, ठीक है। जब अगली बार तुम दोबारा से लॉगिन करने जाओगे, तो तुम्हें 5 यहाँ मिलेगा, 4 यहाँ मिलेगा, 1 यहाँ मिलेगा, 2। अब जो ये की लॉगर है, ये क्या काम कर रहा है, ये तो उस उंगली को तो दिख रहा है कि यहाँ रखी थी, यहाँ रखी थी, यहाँ रखी थी, और जब बटन ही चेंज हो गए तो तुम्हारी उंगली हर बार बदली जा रही है। जब बटन ही चेंज हो गए तो फिर उंगली हर बार बदली जा रही है, तो ये की लॉगर होता है, और इसका ये थोड़ा सा समाधान निकालने की कोशिश की गई है। चलिए अब बात आती है साइबर सुरक्षा के उपाय। क्या है हमारा? हाँ बिल्कुल, हर बार अब चेंज हो जाता है बिल्कुल, लेकिन सब में नहीं होता है ऐसा भी, पेटीएम, फोन पे वगैरह में ऐसा भी नहीं हो रहा, देखेंगे, लेकिन हो जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, अच्छी चीज है ये। अभी हम यहाँ पर देखेंगे एंटीवायरस और एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, है ना। क्या है? एंटीवायरस और एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर। तो इनका उपयोग सिस्टम को मालवेयर से बचाने के लिए किया जाता है। दीज आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट द सिस्टम फ्रॉम मालवेयर, ठीक है। चलो इसके बाद हम देखेंगे फायरवॉल क्या होता है। तो मैंने बताया हुआ है, फायरवॉल हमें बचाने के लिए होती है कि देखो एंटीवायरस क्या है, तो ये है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही, लेकिन ये मालवेयर से बचाने के लिए है। फायरवॉल क्या है? इट फिल्टर्स नेटवर्क ट्रैफिक टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। यह अनाधिकृत एक्सेस को रोकने के लिए नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करता है। क्या काम करता है? नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करता है ना। मैंने आपको बता रखा है कि जो भी गलत ट्रैफिक है वो आएगा ही नहीं आपके पास, सही चीज आएंगी। इनक्रिप्शन, इनक्रिप्शन का मतलब होता है कि डेटा को इनक्रिप्ट करके भेजना, यानी कि संवेदनशील जानकारी को सुरक्षित करने के लिए इसे कोडित रूप में स्टोर या ट्रांसमिट करना। स्टोरिंग द ट्रांसमिटिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इन कोडेड फ्रॉम सिक्योर इट। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये आप लोगों ने देखा होगा, इंस्टाग्राम पर हमारा लग जाता है,
ठीक है, चलिए, है ना, ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया है कि सर जब पूरी क्लास खत्म हो जाए तो उसके बाद एक हमसे बात करने के लिए क्लास रख लेना, क्योंकि बहुत कुछ पूछना है। किस बारे में पूछना है, क्या इन क्लासेस में बहुत सारा डाउट है, किस तरीके के क्वेश्चन है आपके, ये भी तो मुझे बता दो, तभी तो मैं तैयार होकर के आऊंगा उसी हिसाब से एकदम से चलो बताएंगे जल्दी से। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक्सेस को सुरक्षित करने के लिए दो अलग अलग प्रमाणीकरण विधियों का उपयोग करें। जैसे आप जितनी भी लड़कियां हैं, बहनें हैं, वो ये कर सकती हैं, लड़के भी कर सकते हैं कि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन से क्या है सेव कर लो। उससे क्या होगा कि जब आप ये टू फैक्टर वेरिफिकेशन लगाओगे तो उसमें क्या है कि अगर नॉर्मली आपकी आईडी कोई खुल रहा है और उसका पासवर्ड उसका तुक्के तड़ाके में लग गया सही, ठीक है, तो तुम्हारी आईडी खुल जाएगी। लेकिन अगर तुमने डबल स्टेप वेरिफिकेशन लगा रखा होगा तो उसने पासवर्ड सही जरूर डाल दिया, फिर भी तुम्हारे पास ओटीपी आएगा, अगर वो ओटीपी तुम बताओगे किसी को तो ही वो लॉगिन कर पाएगा, नहीं तो वो लॉगिन ही नहीं कर पाएगा। ये होता है हमारा, ठीक है, तो काम की चीज है भैया। इसके बाद हम देखते हैं रेगुलर बैकअप, डेटा की नियमित रूप से बैकअप लेना ताकि डेटा हानि की स्थिति में इसे पुनः प्राप्त किया जा सके। क्या किया जा सके? रेगुलरली बैकिंग अप डेटा सो दैट इट कैन बी रिट्राइव्ड इन केस ऑफ डेटा लॉस, है ना। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे कि देखो, अगर आप अपने डेटा को खोने से बचाना चाहते हो तो समय समय पर उसका क्या करना चाहिए, हमें उसका समय समय पर बैकअप लेते रहना चाहिए, ठीक है। चलो, इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड अवेयरनेस, सुरक्षा नीतियां और जागरूकता। तो कर्मचारियों और उपयोगकर्ताओं को साइबर सुरक्षा जोखिमों के प्रति जागरूक करना और उन्हें सुरक्षित प्रथाओं का पालन करने के लिए प्रशिक्षित करना हमारा क्या है, ये सिक्योरिटी पॉलिसीज अवेयरनेस के अंदर आता है। चलिए, ठीक है, ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, ठीक है सर, एक बात बताएं, ठीक है जी, ओके, आगे बढ़े अब हम यहाँ पर, बहुत बढ़िया। अब हम यहाँ पर कुछ फुल फॉर्म की बात करेंगे। आप ये मत कहना कि सर इतनी सारी फुल फॉर्म कैसे याद होंगी, मैं कह रहा हूँ देखो सवाल आएगा, ऑप्शन एलिमिनेट करोगे, बड़े प्यार से सही कर लोगे, है ना। चलो, तो आप यहाँ पर देखेंगे फुल फॉर्म क्या है हमारी, है ना। फुल फॉर्म जैसे आईटी एक्ट की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी, सर क्या चौपाल बैच बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए यूजफुल है? बच्चे मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा वाले का सिलेबस नहीं देखा, तो जब भी आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हो, है ना, तो मेरा मानना यह है कि आपको एग्जाम की प्रिपरेशन की बजाय आपको सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगर वो सब्जेक्ट आपने मजबूत कर लिया, जैसे आपने इस बैच में कंप्यूटर पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, ठीक है, अब अगर सेम सिलेबस किसी और पेपर में पूछा जा रहा है तो तुम्हें वो बैच लेने की जरूरत नहीं है, इसी से हो जाएगा। हाँ, अगर टॉपिक चेंज है तो मैं कह सकता हूँ कि आपको चीजें पढ़नी पड़ जाएंगी, क्योंकि हम क्या है, जब टारगेटेड बैच होता है तो फिर उसी के ओरिएंटेड पढ़ाया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग जिस टॉपिक का जितना वेट है उसको उतने ही लेवल तक पढ़ाया जाता है ना। चलो, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये सवाल मत पूछा करो सर ये उसमें काम करेगा, सिलेबस मैच करो। अगर सब्जेक्ट मैच हो रहे हैं, सिलेबस मैच हो रहा है, डिटेल सिलेबस मैच हो रहा है तो मत लेना, और अगर आपको लगता है कि नहीं जी अंतर है तो फिर ले लेना भैया। आगे बढ़े, चलो, तो आईटी एक्ट की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट होती है। क्या? इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट होती है। प्रिंस भाई देख लिया मैंने आपका मैसेज। सीईआरटी इन क्या है जी, तो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया, ये सवाल पूछा गया है उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा। आप कहेंगे सर आप उत्तर प्रदेश पुलिस का ही उदाहरण क्यों दे रहे हो, क्योंकि भाई जो भी लास्ट में लेटेस्ट पेपर हुआ उत्तर प्रदेश पुलिस का, वहां पर साइबर सिक्योरिटी इस टॉपिक से हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए और वो मैंने बहुत अच्छे से एनालिसिस किए, इसलिए मुझे याद हो गए, है ना। चलो, अब हम देखेंगे सीईआरटी इन क्या है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत में साइबर सुरक्षा के लिए कौन सी टीम है, भारत में साइबर सुरक्षा के लिए कौन सी टीम है हमारी, तो हम कहेंगे सर्ट इन है, यानी कि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। एनट्रिपल सी की फुल फॉर्म क्या होती है, हम कहेंगे नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर। क्या है? नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर। आई के बाद 4 सी या आई 4 सी की फुल फॉर्म क्या है, तो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। क्या है? इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। एनसीआईपीसी की फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। एनसीएचपीसी की फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल साइबर हेल्पलाइन एंड साइबर क्राइम रिपोर्टिंग टीम, रिपोर्टिंग पोर्टल। एनआईएसटी की फुल फॉर्म क्या है, तो हम कहेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी। यूआईडीएआई की फुल फॉर्म क्या होती है, तो हम कहेंगे यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूआईडीएआई की फुल फॉर्म हमारी क्या होती है, तो हम कहेंगे यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सीएसके की फुल फॉर्म क्या होती है, तो चेन्नई सुपर किंग कोई नहीं बताएगा। जो सीएसके की फुल फॉर्म हमारी होती है साइबर स्वच्छता केंद्र। क्या है? साइबर स्वच्छता केंद्र। इसके बाद हम देखेंगे सीआईएसओ की फुल फॉर्म क्या है हमारी, तो चीफ इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। सीआईएसओ की फुल फॉर्म क्या होगी, चीफ इन्फॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक एक बार देख लो। डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये जो फुल फॉर्म्स हैं ये हमारी इससे रिलेटेड है। किससे? अब देखो ये शुरू की थोड़ी कठिन थी, अब आसान आसान आ गई समझना। डीडीओएस, ये सवाल पूछा गया उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा। क्या कहेंगे हम? डीडीओएस, डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस। क्या है हमारी, तो हम कहेंगे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस होती है। और अगर सिर्फ डीओएस पूछे तो देखो, एक तो हमने डॉस की फुल फॉर्म पढ़ी है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन जो सिर्फ डीओएस की फुल फॉर्म क्या है हमारी, तो हम कहेंगे डेनियल ऑफ सर्विस होती है। एपीटी क्या है जी? एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट है। एमआईटीएम क्या है? मैन इन द मिडिल है। एसक्यूएलआई क्या है? एसक्यूएल इंजेक्शन है। एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी, तो हम कहेंगे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है। क्या? तो हम कहेंगे यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है, ठीक है। एक्सएसएस की फुल फॉर्म क्या है, तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है। आरएटी की फुल फॉर्म क्या है, तो हम कहेंगे रिमोट एक्सेस ट्रोजन है, रिमोट एक्सेस ट्रोजन। सीएनसी की फुल फॉर्म क्या है? कमांड एंड कंट्रोल है। आईडीएस, इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम है। आईपीएस, इंट्रूशन प्रिवेंशन सिस्टम है। एसआईईएम, सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट। इसके बाद सीएसआरएफ, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट, ठीक है। इसमें मैं इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूँ, थोड़ी सी और रुकेंगे। ये देखो इस पेज की इंपॉर्टेंट है। आईएम की फुल फॉर्म क्या है? आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। इसके बाद आप देखेंगे वीपीएन की फुल फॉर्म क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क आपकी इंपॉर्टेंट, और ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। टीएसएसएल, सिक्योर सॉकेट लेयर, और टीएलएस यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। टीएलएस यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ये भी हमारी क्या है? इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद एसएम का मतलब होता है सोशल मीडिया, डीएम का मतलब होता है डायरेक्ट मैसेज, पीएम का मतलब होता है प्राइवेट मैसेज, पीपीसी का मतलब होता है पे पर क्लिक, सीटीआर का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट, सीपीसी का मतलब होता है कॉस्ट पर क्लिक, और सीपीएम का मतलब होता है हमारा कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन। क्या है? कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन। इन सब में ये इंपॉर्टेंट है एसईओ। एसईओ की फुल फॉर्म क्या है हमारी, तो हम कहेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है। क्या होती है एसईओ की फुल फॉर्म, तो हम कहेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है। और अगर एसआईएम की फुल फॉर्म आपसे पूछ ले, एसईएम, तो हम कहेंगे सर्च इंजन मार्केटिंग होती है। कौन सी? सर्च इंजन मार्केटिंग होती है। बस यही हमारी कुछ इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपके लिए लेकर भी आया हूं, ये सवाल यूपी पुलिस में पूछा गया था आई4सी, थोड़ी देर पहले मैंने बताया है और आपको याद नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आप देखोगे इसका उत्तर बता दोगे। बताओ क्या होगा इसका उत्तर?
बिल्कुल। तो हम क्या कहेंगे, इंस्टीट्यूशन तो बताया ही नहीं था, इंस्टीट्यूशन तो सुनने में ही अजीब सा लग रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा जी बताओ, तो इंस्टीट्यूशन के बाद इंडियन इंडियन इंडियन, साइबर क्राइम साइबर क्राइम साइबर क्राइम, सिटीजन, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, क्या हो जाएगा उत्तर हमारा, तो बताओ यही यही फुल फॉर्म तो थोड़ी देर पहले बताई थी, है ना। तो इस तरह से कई बार क्या है आपसे पूछ ली जाती है। बहुत ज्यादा जिनमें मैंने गोली बनाया बस उन्हें देखना, उससे ज्यादा मत देखना। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं इसके अलावा, आगे बढ़ते हैं इसके अलावा और साइबर सिक्योरिटी एक्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। किसके बारे में, साइबर सिक्योरिटी एक्ट के बारे में हम यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी ले रहे होंगे। तो भारत का सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी कि जो आईटी एक्ट, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ये कब आया था, 2000 में आया था। कब, अगर आपसे पूछे, बहुत सरल क्वेश्चन पूछा जाएगा, चीजें हम हाई लेवल की कर रहे हैं, क्वेश्चन बहुत हाई नहीं पूछे जाएंगे। सवाल पूछा जाएगा आईटी एक्ट की शुरुआत कब हुई, भारत में आईटी एक्ट कब लागू हुआ, या कब शुरू हुआ, तो हम कहेंगे सन 2000 में। साइबर अपराधों और इलेक्ट्रॉनिक अनुबंधों को नियंत्रित करता है कौन, हमारा आईटी एक्ट। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि जो आईटी एक्ट 2000 था, इसमें सबसे पहला संशोधन कब हुआ, इसमें सबसे पहला संशोधन कब हुआ, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन, तो याद रखना 2008 में हुआ। कब हुआ, तो हमारा जो साइबर सिक्योरिटी एक्ट में सबसे पहला संशोधन है वो आपका 2008 में हुआ। इस अधिनियम में क्या था कि नए साइबर अपराधों को जोड़ा गया और सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ किया गया। इसमें रैंसमवेयर, मालवेयर और अन्य साइबर अपराधों को परिभाषा के विस्तारित दिया गया, क्योंकि जब शुरुआत में उतनी ज्यादा चीजें नहीं थी, बाद में और भी चीजें बढ़ गई, तो फिर उन चीजों जैसे नामों को भी इसमें एक्ट को एडिट करके इसमें जोड़े गए वो वाले नाम, ठीक है। इसके बाद आप देखो, ये कई बार पूछ लिया जाता है कि अगर हैकिंग अगर कोई करता है तो उस पर कौन सा सेक्शन, कौन सी धारा लगेगी आईटी एक्ट की, तो हैकिंग होती है सेक्शन 66, कंप्यूटर प्रणाली में अनधिकृत रूप से प्रवेश करना। क्या है, कंप्यूटर प्रणाली में अनधिकृत रूप से प्रवेश करना। अगर मैं डेटा चोरी की बात करता हूं, सेक्शन 43, किसी अन्य के डेटा या कंप्यूटर संसाधनों का अवैध उपयोग करना। अगर मैं फिशिंग की बात करता हूं, फिशिंग यानी कि धोखाधड़ी से व्यक्तिगत जानकारी लेना हमारा, तो हम क्या कहेंगे, सेक्शन 66D है। और अगर मैं रैंसमवेयर यानी कि फिरौती वाली बात करता हूं, तो हमारा क्या है, उसके लिए सेक्शन 66 है। कौन सा है सेक्शन, हमारा 66 है, ठीक है। चलो इसके बाद अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सीईआरटी इनकी फुल फॉर्म बताई थी, वही चीज है यहाँ पर। कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम कब बनी थी, 2004 में बनी थी। और ये लाइन जरूर नहीं आप लिखो, बस मैंने बता दिया, समझ लिया, ठीक है। अगर याद रखना हो लॉन्ग टर्म तो लिखना, मत लिखना। यह भारत सरकार की एक विशेष एजेंसी है जो साइबर सुरक्षा को लेकर सलाह, तकनीकी सहायता और आपातकालीन उपाय प्रदान करती है। सीईआरटी इन भारत सरकार की एक एजेंसी है जो साइबर सुरक्षा के मुद्दों से निपटने के लिए काम करती है, ठीक है। एनसीएसपी देखते हैं, एनसीएसपी तो हम कहेंगे नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी। क्या है हमारी, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी। तो भारत में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति को 2013 में लागू किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जो आपकी नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है, यानी कि हिंदी में हम इसे राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति कहते हैं, को कब लागू किया गया, भारत में 2013 में लागू किया गया। यह नीति भारत में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने और साइबर अपराधों के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करती है। 2022 में इस नीति का एक अद्यतन संस्करण जारी किया गया था, जिसका उद्देश्य वर्तमान साइबर खतरों और चुनौतियों का सामना करना है। कुल मिलाकर के अगर आपसे पूछा जाए एनएससीपी की फुल फॉर्म क्या है, तो हम कहेंगे नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है। और ये कब हुई थी, 2013 में हुई थी, ठीक है। डेटा संरक्षण विधेयक, वर्तमान में भारत में डेटा संरक्षण के लिए एक विशेष कानून की आवश्यकता महसूस की जा रही है, नहीं महसूस की जा रही है, जिसे व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक यानी कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल कहा जाता है। यह विधेयक व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और उपयोग के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान करेगा। साइबर सिक्योरिटी सेफ्टी मेजर्स, इनक्रिप्शन, जैसे कि कोई भी डेटा भेज रहे इनक्रिप्शन, फायरवॉल, डेटा को बैकअप रखना और नियमित सुरक्षा परीक्षण करना, ये हमारे साइबर सिक्योरिटी के कुछ मेजर होते हैं, ठीक है। चलो तो मुझे एक बार बताएंगे, यहाँ तक की चीजें क्लियर है। फिर हम बात करते हैं ब्लैक फ्राइडे क्या होता है और आपका साइबर मंडे क्या होता है। फिर हम बात करते हैं, दो शब्द होते हैं, अगर आपने देखे हो कभी या सुने हो, तो ब्लैक फ्राइडे या साइबर मंडे। ऐसे ऐसे शब्द आपने फ्लिपकार्ट या अमेजन वगैरह पर सुने होंगे, शायद नहीं भी सुने तो कोई दिक्कत नहीं है, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम आते हैं साइबर मंडे क्या है। तो साइबर मंडे एक वार्षिक ऑनलाइन शॉपिंग इवेंट होता है, जो थैंक्सगिविंग भी इवेंट है के बाद के सोमवार, थैंक्सगिविंग जो होगा उसके ठीक बाद जो सोमवार आएगा उसको साइबर मंडे मनाया जाता है। और साइबर मंडे मनाने की जो शुरुआत है वो कब की गई थी, तो वो 2005 में हुई थी। और इसका उद्देश्य ई कॉमर्स रिटेलर्स को बढ़ावा देना है। यानी कि जो साइबर मंडे है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो लोग ऑनलाइन व्यापार करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, उन्हें बढ़ावा देना, है ना। इस दिन कई ऑनलाइन रिटेलर्स और ई कॉमर्स वेबसाइट पर भारी छूट और विशेष ऑफर दिए जाते हैं, जिससे ग्राहक बड़े पैमाने पर खरीदारी करते हैं। यानी कि साइबर मंडे जो है आपका, साइबर मंडे का मतलब क्या होता है कि ये आपका थैंक्सगिविंग एक डे पड़ता है, आगे बताऊंगा आपको, उसके ठीक अगले वाले मंडे को होता है, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था कि जो ई कॉमर्स, जो ऑनलाइन व्यवसाय करते हैं, उन्हें प्रमोट करना, उन्हें मोटिवेट करना, ठीक है। साइबर मंडे हर साल नवंबर महीने के चौथे गुरुवार के बाद आने वाले सोमवार को मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि नवंबर महीने के चौथे गुरुवार को थैंक्सगिविंग मनाया जाता है, ठीक है। अब थैंक्सगिविंग क्या चीज है इसे समझ लेते हैं। अच्छा, थैंक्सगिविंग को समझने से पहले हम समझते हैं कि ब्लैक फ्राइडे क्या है। थैंक्सगिविंग को समझने से पहले हम ब्लैक फ्राइडे समझेंगे कि ब्लैक फ्राइडे क्या होता है। ठीक है, अब बात आती है थैंक्सगिविंग क्या होता है, प्लीज बता दो, प्लीज क्यों बता दो, प्लीज क्यों लगा रहे हो भाई, ये तो अपने आप ही बताएंगे, तो काम ही हमारा बताना है ना। इसमें आपको रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सर आप कब क्लास लाएंगे, जूनियर असिस्टेंट 55 हमारे वाले बैच में बच्चे बस शायद एक हफ्ते या 10 दिन में वो क्लास चालू हो जाएगी, ठीक है, परेशान ना हो। अब हम देखेंगे ब्लैक फ्राइडे। ब्लैक फ्राइडे एक प्रमुख शॉपिंग इवेंट है जो हर साल थैंक्सगिविंग के बाद शुक्रवार को मनाया जाता है। ये क्या है, वो थैंक्सगिविंग के अगले मंडे को मनाया जा रहा था। और जो ब्लैक फ्राइडे है ये हर साल थैंक्सगिविंग के बाद के शुक्रवार को मनाया जाता है। और इसे अमेरिका में छुट्टियों की खरीदारी को का अनौपचारिक शुरुआत माना जाता है। यानी कि लेकिन अब ये एक वैश्विक शॉपिंग इवेंट बन चुका है। जो ब्लैक फ्राइडे है क्या बन चुका है, ये एक शॉपिंग इवेंट बन चुका है। इस दिन विभिन्न रिटेल स्टोर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भारी छूट और विशेष ऑफर दिए जाते हैं, जिससे ग्राहक बड़ी मात्रा में खरीदारी कर सके। ब्लैक फ्राइडे हर साल नवंबर महीने के चौथे गुरुवार यानी कि थैंक्सगिविंग के बाद आने वाले शुक्रवार को होता है, चाहे वो कोई सी भी तारीख हो। फिर
ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं ब्लैक फ्राइडे की जो शुरुआत है वो 1950 के दशक में किसने की थी, तो फिलाडेल्फिया अमेरिका से हुई थी। और यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस दिन दुकानों और सड़कों पर भारी भीड़ होती थी, जिससे यातायात और व्यवस्था पर असर पड़ता था। बाद में इसे एक सकारात्मक शॉपिंग इवेंट के रूप में हमारा क्या है देखा जाने लगा। और अब आ चुका है यहाँ पर हमारा थैंक्स गिविंग। क्या है, अब आ चुका है हमारा यहाँ पर थैंक्स गिविंग। और थैंक्स गिविंग क्या चीज है, तो थैंक्स गिविंग एक प्रमुख अमेरिकी अवकाश है जिसे हर साल नवंबर के चौथे गुरुवार को मनाया जाता है ना। जैसे अपने यहाँ होली होती है, ऐसे ही विदेशों में क्या है थैंक्स गिविंग डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसे हर साल कब किया जाएगा, नवंबर के चौथे गुरुवार को मनाया जाता है। ये एक पारंपरिक छुट्टी होती है जिससे परिवार और दोस्तों के साथ भोजन और अन्य धन्यवाद प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। इसका ऐतिहासिक महत्व अमेरिका के प्रारंभिक काल से चला है, या मैं कहूँ जुड़ा हुआ है। यानी कि कुल मिलाकर के अपने होली होती है, होली पर ये सब लोग एक दूसरे घर जाएंगे, गले मिलेंगे, खाना खाएंगे, ऐसे करके। बस यहाँ ये है कि यहाँ लोग ज्यादा अच्छे हैं, ये गिफ्ट भी लाते हैं। ये क्या करते हैं, ये गिफ्ट भी लाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि एक प्रमुख अमेरिकी अवकाश है जिसे हर साल नवंबर के चौथे गुरुवार को मनाया जाता है, और यह एक पारंपरिक छुट्टी है जिसे परिवार और दोस्तों के साथ भोजन और धन्यवाद प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। बस इतना सा काम है। यानी कि थैंक्स गिविंग वाले दिन क्या होगा, पूरे ऑफिस, सारे ऑफिस बिल्डिंग वगैरह सबकी छुट्टी होगी। आप अपने पसंद के लोगों के घर जाओ, अच्छे से भोजन करो, खाना खाओ, गिफ्ट दो एक दूसरे को। ये होता है हमारा थैंक्स गिविंग। और थैंक्स गिविंग कब मनाया जाता है, तो हम कहेंगे नवंबर के तीसरे गुरुवार को। कब मनाया जाता है, तो हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे भैया जी नवंबर के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। ठीक है, बताएं। हाँ बिल्कुल, ठीक है। अब आप सभी को पता है कि आपका साइबर सिक्योरिटी टॉपिक भी हो गया यहाँ पर हमारा, है ना, और बाकी टॉपिक भी हो चुके हैं। अब हमारे जो दो टॉपिक बच रहे हैं प्यारे बच्चे, वो एक है डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाते आपसे, और एक है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ठीक है, तो अब हम इन्हें आगे की क्लास में कवर कर रहे होंगे। लेकिन अब आप सभी को पता है कि आपका सिलेबस लगभग समाप्ति की हो रहा है। आज 12 तारीख हो गई, 15 तारीख हमने आपसे कही थी, तो उम्मीद है कि हो जाएगा तब तक। ठीक है, लेकिन सर उसके बाद क्या, उसके बाद हमें आपकी याद आएगी, हमें भी आपकी आएगी भैया। फिर आप और हम किस प्रकार से जुड़ेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि मैं हर महीने एक कंप्यूटर की एक मैराथन रखा करूंगा। हर महीने एक मैराथन, हर महीने में एक तब तक होगी जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता प्री का, क्योंकि प्री में उतना ज्यादा रोल है नहीं, मतलब रोल ही नहीं है बिल्कुल भी, है ना। तो इस वजह से ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, हर महीने एक मैराथन लेंगे, लगभग हो सकता है 2 से 4 घंटे की हो, और इसमें कोई भी एक पर्टिकुलर अच्छा सा टॉपिक जहां से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले, है ना, जहां से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले, उसे हम यहाँ पर फिनिश किया करेंगे। डेट एंड टाइम सब आपको बता दिया जाएगा क्लासेस के माध्यम से और टीचर्स के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपनी रिवीजन प्रैक्टिस वगैरह सब चीज़ कर रहे होंगे। बताएंगे मुझे यहाँ तक बातचीत क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी प्रकार की, यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हैं आपको, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। ठीक है, बता दो, इतनी चीज़ें इनफ है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना आपको। सिलेबस अगर जो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर सिलेबस खत्म हो गया नहीं हुआ, तो भाई मैं आपको कहना चाहूंगा कि सिलेबस तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अब तो हम वो टॉपिक पढ़ रहे हैं जो ऊला भूला भटका आ जाता है ना, एक आध क्वेश्चन वो पढ़ ले रहे हैं हम, जैसे मिसलिनियस भी कह सकते हैं, कभी आ गया कभी नहीं आया। नहीं, मैराथन यूट्यूब पर होगी बच्चे, है ना, मैराथन जो है वो यूट्यूब पर होगी, एप्लीकेशन पर नहीं होगी। जब भी होगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया करेंगे, हफ्ते भर पहले क्लास शेड्यूल हो जाएगी, तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, इतना ही पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ने से मतलब है नहीं, क्योंकि हमारा जो मेन सिलेबस वो खत्म हो चुका है। सर आप नायक फाउंडेशन बैच में क्लास लोगे क्या, प्लीज, बिल्कुल लूंगा, बहुत अच्छे से लूंगा, बट बच्चे उसमें भी प्री में नहीं आता, कंप्यूटर मेंस में आता है, तो जब प्री हो जाएगा उसके बाद हम क्लासेस लेंगे। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की पूरी क्लास आपको बहुत अच्छी लगी, क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नई एक शानदार सेशन के साथ। तब तक के लिए 1 मिनट रुक जाओ, मिठाई खा लो तुम लोग भी, खिलाओ दिखाओ बच्चों को। विपिन भाटी सर जो है ना, विपिन भाटी सर जो है जो पूरे बैंकिंग चैनल को संभाल रहे हैं, जो हमें बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं सभी टीचर्स को, है ना, कि किसे क्या करना चाहिए। ये जो आइडिया मैंने अभी बताया 1 महीने में एक मैराथन वाला, सर का ही आइडिया था, है ना। तो उनकी तरफ से मिठाई आई है, देखो, है ना, मिठाई का डिब्बा तो बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे मिलेगी थोड़ी सी ही ये। तो एक बार आप सभी लोग भी भैया मिठाई खा लो इसी बात पे। ठीक है जी, चलिए, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ। ख्याल रखिए अपना, पढ़ते मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।